नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2017 का प्रथम प्रश्न पत्र जो कि जीएस का होता है उसे हल करेंगे। यह परीक्षा 24 सितंबर 2017 को आयोजित कराया गया था। तो दोस्तों वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि 150 प्रश्न होते हैं, लेकिन जो लोग यूपी पीएससी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा और आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पिछले ईयर के सभी हल पेपर आपको मिल जाएंगे। यदि आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर यूपी पीएससी प्रीवियस ईयर पेपर लिखा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वह आपका प्राचीन इतिहास से है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है किसके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अघन्य शब्द वह गाय के लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। अघन्य का अर्थ होता है न मारने योग्य। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्हेरी की गुफा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा है पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, तो बताना कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, सही आपका। दूसरा है पूर्वी दक्कन के चैत्र और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो पूर्वी दक्कन का क्षेत्र जो पड़ता है आपका वह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पूर्वी भाग इसमें शामिल हैं। तो आपका दोनों ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ जो है तीर्थंकर दिया गया है, दूसरी तरफ प्रतिमा लक्षण। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आदिनाथ का संबंध किससे हो जाएगा, तो वृषभ से, यानी कि ए का पहला। मल्लीनाथ का संबंध हो जाएगा आपका जल कलश से, तो बी का चौथा हो जाएगा। पार्श्वनाथ का संबंध होगा सर्प से, सी का तीसरा। संभवनाथ का संबंध हो जाएगा आपका अश्व से, तो डी का दूसरा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी 3, डी 2। अगला प्रश्न है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। तो आपको बताना क्या है, कौन एक सही नहीं है। तो पहला है आपका कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही आपका। बी है कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, तो यह भी सही है। सी है आपका ए अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, तो यह भी सही आपका। और डी आपका ए अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की हैं, तो ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण वह प्रस्तुत है। और पूछा जाता है कि आजीवक धर्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक कौन है, तो वह है मक्खली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इनमें मत्स्य महाजनपद आधुनिक राजस्थान में स्थित था और मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वह विराटनगर थी। तो पूछा जाता है कभी कभी राजधानी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी वह विराटनगर थी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। गांधार कला का संबंध जो है किससे हो जाएगा, तो कुषाणों से होगा आपका, ए का तीसरा। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध होगा आपका रुद्रदामन फर्स्ट से। और मिलिंद पन्नों का संबंध हो जाएगा मिनेंडर से। और तक्षशिला लेख का संबंध हो जाएगा पतिक से। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, यह मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न है। तो
अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हल की संख्या। जे.एन. सरकार की औरंगजेब का इतिहास में जो है पृष्ठ संख्या आपको 190 पर यह उल्लेख है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल यानी कि हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। डच ईस्ट इंडिया के अधिकारी फ्रांसिस्को पल्सर्ट का जन्म वह एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था। 1618 ईस्वी में वह कंपनी की व्यावसायिक सेवा में पूर्व के लिए रवाना हुआ तथा भारत में एक कनिष्ठ व्यापारी के रूप में नियुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था वह हुसैन शाह। जौनपुर शहर की स्थापना वह 15वीं शताब्दी में की गई थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो था वह जौना खां था। 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया और जौनपुर को पूर्व में जो है भारत का सिराज या पूर्व का सिराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे पहला आक्रमण वह 1303 में तेलंगाना पर किया गया था, परंतु फखरुद्दीन जूना और नसरत खां के भतीजे मलिक छज्जू के नेतृत्व में बंगाल तथा उड़ीसा के मार्ग से किया गया। यह आक्रमण विफल हुआ और काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव ने मुसलमानों को परास्त करके अव्यवस्थित रूप से वापस लौटने के लिए बाध्य किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ये दिया गया है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कथन आर है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका हेक्टर मुनरो के समय बक्सर का युद्ध। तो ये आपका सही है। बक्सर का युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। कब हुआ था? तो यह 1764 को। और बी है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध। तो यह भी आपका सही है। और सी है आपका लॉर्ड विलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये भी सही है आपका। और डी है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यह आपका गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह हेस्टिंग्स के समय हुआ था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो जाएगा। पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका विद्रोह दिया गया, दूसरी तरफ वर्ष। तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो ये है आपका पाबना विद्रोह, ये 1873 दिया गया है, आपका सही है। बी है दक्कन किसान विद्रोह 1875, तो यह भी सही है आपका। सी है सन्यासी विद्रोह 1894, तो यह है आपका सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। तो ये आपका यहाँ गलत हो जाएगा। और डी है आपका कोल विद्रोह 1870, तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831-32 में हुआ था।
तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया, कौन सुमेलित नहीं है, तो दोनों यहाँ दो ऑप्शन आपका आयोग द्वारा जो है इसे संशोधित उत्तर माला में इसी प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। तो आपका यहाँ देख सकते हैं दो ऑप्शन यहाँ गलत हो रहा है। सन्यासी विद्रोह यह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था और कोल विद्रोह जो हुआ था यह 1831-32 में हुआ था, न कि 1870 में। तो दोनों ऑप्शन यहाँ आपका गलत है, सी डी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन बी है, राजा राममोहन राय ने। 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राममोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी डचों द्वारा जो अपने व्यापारिक अड्डे वह नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम जो है, यहाँ भी सूरत, भरूच, आगरा और कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, M.A. जिन्ना। तो स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन जो किया था वह थे M.A. जिन्ना, और स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा मिलकर इलाहाबाद में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 में। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक तरीकों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, 1905 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बलिया, तामलुक जिसको मिदनापुर कहा जाता है, सतारा सहित देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी और दिसंबर 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में सतीश सावंत के नेतृत्व में गठित जातीय सरकार जो कि सितंबर 1944 तक चली, इस सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किए, स्कूलों को अनुदान दिए, धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांटा तथा एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन किया था। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। वर्ष 1929 से लेकर 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी समस्त संसार में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमा रोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, GB नहीं, यहाँ TB मैकाले होना चाहिए था। मैकाले का पूरा नाम जो था वह था थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, GB नहीं, यहाँ TB कर लीजिएगा। और उसने अपने प्रसिद्ध लेख द मिनट में मैकाले की यह टिप्पणी थी
कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में से निर्दिष्ट कीजिए। तो पहला आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा खेड़ा किसान आंदोलन, चौथा अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। जो है सबसे पहला आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो यह 1919 में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के उद्देश्य से रॉलेट एक्ट को लाया गया था। और दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तो यह 1917 में हुआ था। खेड़ा किसान आंदोलन, तो यह 1918 में हुआ था। और चौथा आपका है अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो यह भी आपका 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद आपका खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था, ये याद रखिएगा हमेशा। सबसे पहले आपका हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद आपका हुआ था खेड़ा किसान आंदोलन। तो आपका जो है क्रम जो सही हो जाएगा, सबसे पहले होगा दूसरा यानी कि चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आपका हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल यानी कि 2, 4, फिर तीसरा हो जाएगा 3, उसके बाद आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919। यानी 2, 4, 3, 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का भूगोल से जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तो दूर हो गया है काफ़ी, फिर भी देख लेते हैं। तो एक तरफ संस्थान दिया गया, दूसरी तरफ शहर। तो ये है आपका वन अनुसंधान संस्थान, कहाँ है? तो यह आपका देहरादून में है। तो लिख दे रहे हैं कहाँ है, तो देहरादून। और बी है आपका भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, कहाँ है? तो यह आपका झांसी में है, झांसी उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? तो यह जोधपुर में है आपका, जोधपुर राजस्थान। और डी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो आप इस तरह मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह की जो गहराई है वह 17.1 मीटर है। और कांडला बंदरगाह की जो गहराई है वह 4.6 मीटर है। कोचीन बंदरगाह की गहराई जो है वह 12.8 मीटर है। और मार्मागोवा का 14.4 मीटर। तो सर्वाधिक जो है आपका पारादीप का 17.1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाचिन हिमनद सबसे विशालतम हिमनद है। सासाइनी की जो लंबाई है वह आपका 17.85 किलोमीटर मिलेगा। और गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है आपका, यह 26 किलोमीटर मिलेगा इसकी लंबाई। और जेमू यह सिक्किम और नेपाल में है, 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सियाचिन काराकोरम क्षेत्र में है, यह 76 किलोमीटर आपको लंबा मिलेगा। तो सबसे लंबा पूछा गया है विशालतम, तो वह सियाचिन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सेलम। बाकी जमशेदपुर, राउरकेला और दुर्गापुर ये सभी जो है कच्चे माल क्षेत्र के समीप हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है गुजरात, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा झारखंड। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कर्क रेखा जो है आपकी, कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे जो है पश्चिम में जो आपका राज्य पड़ेगा वह गुजरात होगा, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आता है, बाकी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड यहाँ से गुजरता है। तो 1, 2, 4 जिस ऑप्शन में होगा, यानी कि ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। तो याद रखिएगा, ये कर्क रेखा से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। वो राज्य जो है एक बार फिर से बोल देते हैं। आपका सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात, उसके बाद राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, गारो, खासी, जैंतिया और नागा। तो यह पश्चिम से पूर्व इनका सही क्रम है। गारो, खासी, जैंतिया मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। नागा जनजाति जो है आपका नागालैंड के अलावा जो है मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? पहला है इडुक्की तापीय शक्तिगृह, दूसरा है सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, तीसरा घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, चौथा रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो आपका जो है इडुक्की तापीय शक्तिगृह दिया गया है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इडुक्की जो है ये जल विद्युत परियोजना है। इडुक्की जो है जल विद्युत परियोजना है, ना कि तापीय शक्तिगृह। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, यह सही है आपका। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, यह भी सही है। और आपका चौथा जो है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, यह भी सही है। यानी कि 2, 3, 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। इडुक्की जो है यह जल विद्युत परियोजना है, जो कि कहाँ है? तो यह केरल में है। अगला क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं, आपको नाम यहाँ लिख दिया जाएगा सामने, दूध सागर। तो यह आपका मांडवी नदी पर है। और बी है डुडुमा, तो यह मच्छकुंड नदी पर है। आगे देखते हैं गोकक, तो यह आपका घाट प्रभा हो जाएगा, घाट प्रभा नदी। और डी है जोग, तो यह शरावती नदी, जो कि कहाँ है? तो कर्नाटक। आगे इसका आप देख सकते हैं सही सुमेल जो है, एक तरफ जो है जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी। दूध सागर जलप्रपात यह मांडवी नदी पर है, कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर। दूसरा है आपका डोडुमा, यह मच्छकुंड नदी पर है, कोरापुट और उड़ीसा, कोरापुट के उड़ीसा में। और नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात, यह घाट प्रभा नदी पर है, बेलगाम कर्नाटक में। और डी है आपका जोग जलप्रपात, यह शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना क्रम। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि। तो पश्चिमी घाट में जो है स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो ए का चौथा हो जाएगा। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बाल्तरे के नाम से जाना जाता है, तो बी का दूसरा होगा। और सी है आपका उत्तरी पूर्वी भारत में, तो यह झूम के नाम से जाना जाता है। और डी है मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित खेती को डाहिया के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ए का चौथा और बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला, यानी कि 4, 2, 3, 1। तो 4, 2, 3, 1 यानी कि ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ एल्यूमिनियम कंपनी है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति। तो चलिए देखते हैं बाल्को की स्थिति कहाँ है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो आपका दूसरा हो जाएगा, बी है हिंडाल्को, तो यह रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी
इंदल इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, INDAL, तो यह हीराकुंड उड़ीसा में है। और डी है नालको, तो यह कोरापुट उड़ीसा में है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का दूसरा होगा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। अगला जो है वह विश्व का भूगोल से प्रश्न है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडल की नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा जो है बूंदाबांदी, वर्षा या फिर बर्फबारी इत्यादि है वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से वह बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगुलहास। यह शीत महासागर धारा नहीं है। अगुलहास यह दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र की सीमा इजराइल से लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है। यह जो है 1,30,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर एक उदाहरण है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छी द्रोणी का। यह अफ्रीका एवं अरब के बीच जो है स्थित है लाल सागर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ जो है नगर दिया गया, दूसरी तरफ नदी। तो खार्तूम जो कि कहाँ है, यह सूडान में है, तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है। बी है ब्राज़ाविले, यह कांगो में है, तो यह चायरे या फिर कांगो नदी के किनारे बसा हुआ है। और सी है रॉटरडम, यह नीदरलैंड में है, तो यह राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। और डी है आपका पेरिस, यह जो है सीन या फिर सेन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सही होगा। ई का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में जो फैजेंडा एक प्रकार का बागान है जहां कहवा का उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका गिनी बिसाऊ। तो यह गिनी जो है बिसाऊ, यह इसकी राजधानी है गिनी की। ताइवान की राजधानी जो है वह ताइपेई है, यह भी सही है। सी है निकारागुआ की राजधानी जो है वह मानागुआ है, यह भी सही है। और डी आपका दिया गया मालदीव की राजधानी मालाबो, यह आपका गलत है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो यह माले है। अगला क्वेश्चन है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है? यह आपको जो है पर्यावरण से भी यहाँ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार वह 5 माइक्रोन से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ये है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव
बढ़ रहा है। दूसरा है कथन आर है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई थी, जिम कॉर्बेट की स्थापना यह 1936 में हैले राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की गई थी। जिसे अब जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो यह जो है आपका यहाँ सही होगा ऑप्शन सी जनसंख्या, फिर उसके बाद समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद भूदृश्य। इसको हम एक फिगर से समझते हैं। अब देख सकते हैं जीव से जैवमंडल का जैविक संगठन का जो सही क्रम है, और जीवधारियों की संख्या को उनकी संख्या जो है यहाँ बोला जाता है, या फिर दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर वह समुदाय का निर्माण करती है, और कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, और जो एक निश्चित भू क्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिक तंत्र पाए जा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो आपका क्रम जो सही हो जाएगा वह सबसे पहले होगा जनसंख्या, फिर उसके बाद समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद आपका भूदृश्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस दिया है, दूसरी तरफ स्रोत। तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, तो यह सही है आपका। बी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, तो ये आपका गलत है, सुमेलित नहीं है। सी है नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, तो यह भी आपका जो है और डी जो है सल्फर डाइऑक्साइड ईंट भट्ठे, यह भी सही। तो आपका जो पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ सुमेलित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरीन फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना जो मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जो है यह प्रमुख कारक होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो ये है आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, तो ये आपका गलत होगा। और बी है वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, तो यह सही आपका होगा। और आगे देखते हैं जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। और डी है वायु की गति बढ़ जाती है, तो यहाँ दो ऑप्शन आपका सही हो रहा है, बी और डी, देख सकते हैं आप। लेकिन आयोग द्वारा जो है इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ सही हो रहे थे, बी और डी। अगला क्वेश्चन है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, तो यह आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है आपका प्रदूषक दिया गया, दूसरी तरफ होने वाली बीमारी, तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो ये है पारा से मीनामाटा बीमारी होता है, सही है आपका। बी है कैडमियम से इटाई रोग होता है, यह भी सही है। सी है नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, यह सही है आपका। तो डी आपका जो है यहाँ गलत हो जाएगा, फ्लोराइड आयन दिया गया अपच से। फ्लोराइड आयन ये दांतों की बीमारी से संबंधित है। इसमें दांतों का बाह्य आवरण जो एनामेल जिसको बोला जाता है वह प्रभावित होता है और दांतों में पीलापन आ जाता है, तो इसलिए आपका डी यहाँ गलत हो जाएगा, अपच से संबंधित नहीं है फ्लोराइड आयन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपयुक्त सांद्रता है वह 0.03% है। और सर्वाधिक जो है वायुमंडल में पाया जाता है क्या, तो नाइट्रोजन 78%,
ऑक्सीजन 21% के करीब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ए है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सही है। बी है विश्व पृथ्वी दिवस, यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई दिया गया है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और डी है ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी सही है। तो आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? पहला है जीवाश्मिक ईंधन का आधिकारिक प्रज्वलन, दूसरा है तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, तीसरा है सौर धधक में वृद्धि और चौथा है अत्यधिक वनोन्मूलन। तो नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन और अत्यधिक वनोन्मूलन, ये सभी जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो ये है आपका नील हरित शैवाल धान, सही है आपका। बी है राइजोबियम लेगुमिनेसेरम मटर, और सी है एजोटो बैक्टर गेहूँ, डी है एजोला मक्का। तो ये आपका गलत हो जाएगा। एजोला एनाबीना और नील हरित शैवाल, ये जो है धान की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं, ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। यह बायोम जो है भूमध्य रेखा के निकट 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री अक्षांशों तक विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है, जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1980 में, यानी कि 1980 में। वनों के संरक्षण तथा उसे संबंधित आनुषांगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 किया गया। यह 25 अक्टूबर 1980 को अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यह है आपका उष्णकटिबंधीय वन, तो यह होगा आपका साइलेंट वैली। कहाँ है? तो यह केरल में है। और बी है शंकु वृक्ष वन, तो यह हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, बी का दूसरा हो जाएगा। और आगे है आपका कच्छ वनस्पति, तो यह सुंदरबन में पाए जाते हैं। सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। और अगला है आपका पतझड़ वन, तो यह राजस्थान में पाए जाते हैं, डी का तीसरा हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं यहाँ उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली जो कि केरल में है, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और कच्छ वनस्पति या सुंदरबन में पाए जाते हैं, और पतझड़ वन या राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी किस सन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1996 में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई थी। यह पार्क अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको जो है भौतिक विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ 10 यूनिट। कैसे, तो आइए देखते हैं इसे। एक बल्ब के जलने पर कुल विद्युत खपत बराबर जो है वह किलोवाट घंटा होता है। तो इसे आप वाट गुणे घंटा बटे 1000 करके निकाल सकते हैं। तो वाट आपका 100 वाट गुणे 20 बटे 1000 कर दीजिए, तो 2 यूनिट आ गया। और 5 बल्बों के जलने पर हुई कुल विद्युत खपत 5 गुणे 10 यानी कि 10 यूनिट। अगला प्रश्न है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो यहाँ आयतन नहीं बदलेगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। मोबाइल फ़ोन चार्जर में अपचाई, जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफ़र का प्रयोग किया जाता है, अपचाई ट्रांसफ़र वोल्टेज को घटाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। दूसरा है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। तीसरा है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा, सभी यहाँ से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी से होगा 1 2 3। यानी कि टेलीविजन दर्शक व डिश एंटीना प्रयुक्त करते हैं, बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि वह एंटीना छोटे होते हैं, यह भी सही है आपका। दूसरा है, वर्षा की बूंदें वह रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, यह भी सही है। और तीसरा जो है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो ये तीनों यहाँ सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रसायन विज्ञान से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम। ऊन, रेशम, चमड़ा, ये सभी जो है प्राकृतिक बहुलक हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का सूत्र जो होता है CO और NH2, यह यूरिया का सूत्र होता है। और यूरिया में लगभग जो है 46.7% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से होगा। दुर्गंध का कारण जो होता है इथाइल मरकैप्टेन होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान से है। या निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गीदड़ में जो है खुर नहीं पाए जाते हैं। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं हिरन, जेब्रा और घोड़ा, ये सभी खुर वाले पशु हैं। गीदड़ जो है वह कुत्ते के परिवार यानी कि एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम जो होता है कैनियस आरियस होता है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ से होगा कि गीदड़ों में खुर नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। इस प्रकार शर्करा जो मुख्यतः फलों में ही पाई जाती है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकराइड है। तो पूछेगा फ्रक्टोज क्या है, तो आप लिखेंगे फ्रक्टोज क्या है, तो मोनोसैकराइड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ हार्मोन दिया गया, दूसरी तरफ उनका कार्य, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। तो ये है आपका इंसुलिन, रक्त शर्करा नियंत्रण करता है, सही है आपका। और बी है मेलाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण करता है, यह भी सही है। सी है ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सारण करता है, यह भी सही है। गैस्ट्रिन, डी है आपका गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन,
तो ये आपका गलत हो जाएगा। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। तो डी आपका यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो आप कथन है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, और कारण है, कथन है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। तो नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क महसूस नहीं करेगा। सुई चुभाने पर मस्तिष्क वह दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टारटेरिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चींटी। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रतौंधी। ये आनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी रंजकहीनता, हीमोफीलिया और बड़ांधता ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका विटामिन B12 प्रति रक्तता कारक। तो ये आपका सही है। और बी दिया है विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक। तो यह भी सही है। सी है विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बंध्यता रोधी कारक जो होगा वह विटामिन ई के कारण होता है, ना कि डी के कारण। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और विटामिन के कारण प्रतिरक्त स्रावी कारक, यह सही है। तो आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरफ उत्पाद दिया गया, दूसरी तरफ स्रोत। तो चलिए देखते हैं। अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह फल से प्राप्त किया जाता है अफीम। तो ए का तीसरा हो जाएगा। हींग जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है, और रबर यह तने से प्राप्त किया जाता है, और कुनैन जो है यह छाल से प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अधिवेशन। तो अब यहाँ से आपको राज्य व्यवस्था के प्रश्न देखने को मिलेंगे। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन कौन सा संशोधन है आपका? तो 38वां संविधान संशोधन है। ए का तीसरा हो जाएगा। और बी है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, किस संशोधन के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 44वां इसका हो जाएगा। संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है। और सी है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन के तहत किया गया? तो यह 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। और डी है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। तो यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था।
तो आपका देख सकते हैं आप, ए का हो जाएगा तीसरा और बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो 3 4 1 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? पहला है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, दूसरा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, तीसरा राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है, और चौथा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो ये आपका सही होगा, केवल ऑप्शन ए से हो जाएगा, केवल 3। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच जो है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति ये समान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो यह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, जिसको जो है अब कनाडा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। यदि कनाडा रहेगा ऑप्शन में तो आप सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ये है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कथनार है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस आर सेन। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी शिवरमन तथा डॉक्टर एस आर सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ जो है आपका दिया गया है राज्य और दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो चलिए देखते हैं, गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। और कर्नाटक में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कर्नाटक में 12 है। आगे देखते हैं, केरल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो केरल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। ओडिशा में 10 है। और उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो 31 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक अभिकथन ये है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कथन आर है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा। ए सत्य है पर आर जो है वह असत्य है, यानी कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ये आपका सही है। और आर जो है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है?
पहला है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो सही होगा आपका संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप और फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप और भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये आपका गलत हो जाएगा। और चौथा है कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत्युदंड। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक संस्था है। यह क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है, बाकी सभी जो है आपका सही है। क्षेत्रीय परिषद जो है एक सांविधिक यानी कि स्टैच्यूरी बॉडी निकाय है और न कि संवैधानिक संस्था। तो ये आपका गलत हो जाएगा इसलिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अभिकथन ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन आर, भारत का अपना एक संविधान है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है, और भारत का अपना एक संविधान, यह भी सही है, लेकिन जो है आर ए की वह व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहला है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। और चौथा है उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। 1 और 3 सही है, यानी कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। और तीसरा जो है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा कितने दिनों तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन राज्य सूची में निहित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति प्रावधानित है। और राज्यसभा द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, 1 वर्ष तक प्रवृत्त यानी लागू रहेगा और 1 वर्ष से अधिक यहाँ नहीं लागू रहेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो यहाँ जो से होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा आराम। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का आकलन के लिए जो है आर्थिक भागीदारी और अवसर जो मापदंड है उसका, तो पहला जो है आपका आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षिक उपलब्धियां, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, चौथा जो है राजनीतिक सशक्तिकरण, ये सभी शामिल हैं।
लेकिन आराम इसमें प्रयुक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? तो यहाँ जो है आयोग द्वारा C ऑप्शन को सही माना गया है, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। इसमें जो है समन्वित बाल विकास सेवा में 6 प्रकार की सेवाएं वो दी जाती हैं, जो कि है आपका पहला अनुपूरक पोषण है, दूसरा है प्रतिरक्षण है, तीसरा है स्वास्थ्य जांच है, चौथा संदर्भ सेवाएं हैं, पांचवा जो है स्कूली शिक्षा से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, और छठवा जो है पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजना दिया गया है, दूसरी तरफ उनका उद्देश्य, तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो है वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वच्छ भारत की स्थिति को प्राप्त करना है, न कि शुद्ध पेयजल को। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला प्रधानमंत्री जनधन योजना, दूसरा डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, चौथा है मुद्रा बैंक योजना। तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत यह 28 अगस्त 2014 को हुआ था, और दूसरा है डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, इसकी शुरुआत हुई थी 9 मार्च 2015 को, और तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, और चौथा है मुद्रा बैंक योजना, तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था, 8 अप्रैल 2015। तो आपका सही जो क्रम हो जाएगा 1, 2, 4 और 3, यानी कि सबसे पहले होगा आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, फिर उसके बाद डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, इसकी शुरुआत हुई थी 9 मार्च 2015 को, 9 मार्च, और उसके बाद आपका आ जाएगा चौथा मुद्रा बैंक योजना, 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, और सबसे लास्ट में आपका आएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। अगला क्वेश्चन है, बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है, उन्हें बैल पूंजीपति या फिर बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन है। अभिकथन ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी, और कथन आर है कि स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को हुआ था, और दूसरा है अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया था, और मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया था, और प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो हुई थी वह 28 अगस्त 2014 को हुई थी।
तो आपको क्रम से इसे लगाना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले होगा आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी कि 4, फिर हो जाएगा मेक इन इंडिया जो कि 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई थी, 4, 3, उसके बाद आपका हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुआ था। सबसे लास्ट में होगा अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 2 होगा। तो ऑप्शन में यहाँ कोई नहीं है, 4, 3, 1, 2 ऑप्शन में कोई नहीं। आयोग द्वारा जो है इस प्रश्न को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया था। अब देख सकते हैं यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना की जो लॉन्च तिथि है वो 22 जनवरी 2015 है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया है। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया और प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को हुआ था। और आप देख सकते हैं यहाँ सही जो तिथि है क्रम से दर्शाया जाए तो 4, 3, 1, 2 आएगा। और नोट में यहाँ दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, यानी कि प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। अगला प्रश्न है 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने का लक्ष्य था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 प्रति हजार लाइव बर्थ, 28 है, 8 नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है किससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से, यानी कि दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। सभी यहाँ से हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वह 8:7:9 है, जो कि सबसे कम है। और प्रति व्यक्ति आय जो है हरियाणा का सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में कमी दर्ज की गई है, तो नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यह यूपी स्पेशल से है। अभी हम कल ही जो है यह वीडियो अपलोड किए हैं कि किस जिले में उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला किस चीज़ के उत्पादन के लिए फेमस है। तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। एक तरफ उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ केंद्र। खेल का सामान यह हो जाएगा आपका मेरठ, DSLI यह होगा आपका बरेली, पीतल का सामान हो जाएगा मुरादाबाद और लकड़ी पर नक्काशी हो जाएगा सहारनपुर। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ आपका बी ऑप्शन, आप देख सकते हैं। सी हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। यह भी यूपी स्पेशल में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जो वह 9 हैं। कभी कभी शस्य जलवायु क्षेत्र भी पूछा जाता है, तो यह भी क्या है, 9 ही है, सेम है क्वेश्चन। यदि पारिस्थितिक क्षेत्र पूछ लिया जाए तब जाके आपका हो जाएगा 20।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? तो यह आपका करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी से प्रश्न आपको मिलेंगे इधर। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, सूफी चक्र से। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है कितना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7400 रुपये पर माह। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। दूसरा, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया। तीसरा, यह ईरान से भारत तक फैली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही हैं। यानी कि ऊर्जा गंगा परियोजना यह गैस पाइपलाइन परियोजना है और दूसरा, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसने भारत तथा यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान ने। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर जो था वह था 116वां। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर जो था वह सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में 2017 का डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था? उसका सही आंसर था श्रीनिवास कुलकर्णी को। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा कॉन्फेडरेशंस कप 2017 का विजयी देश था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 12वां G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ था। दूसरा है 13वां G20 शिखर सम्मेलन चीन में संपन्न हुआ। और तीसरा है 14वां G20 शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न होगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ जो सही है आपका पहला, यानी कि 12वां G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ और तीसरा 14वां G20 शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न होगा। तो 1 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। और 15वां भी जो है शिखर सम्मेलन जो आयोजित 2020 में होने वाला था वह सऊदी अरब में प्रस्तावित था। और 14वां जो अभी 2019 में संपन्न हुआ तो यह जापान में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सबसे पहले 6000 से अधिक रन बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। और दूसरा, उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक बनाया। तीसरा है कि लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। और चौथा है, सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है। तो उपरोक्त में से कौन सही कथन है? तो यहाँ जो सही होगा आपका 1, 2, 3 सही है। यानी कि मिताली राज सबसे पहले 6000 से अधिक रन बनाने का श्रेय जाता है और उन्होंने अपने प्रथम मैच में ही शतक बनाया था। और तीसरा जो है लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। 1, 2, 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सादिया पुल की लंबाई कुल कितनी है? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9.15 किलोमीटर। ढोला सादिया पुल जो है यह 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने असम में भूपेन हजारिका सेतु, जिसको धौला सादिया सेतु के नाम से जाना जाता है, राष्ट्र को समर्पित किया था। इस सेतु का निर्माण ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर किया गया है, जिसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा नदी सेतु है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस चलेगी? तो इसका सही आंसर जो था वह ऑप्शन सी था, मुंबई तथा करमाली के बीच। और हाल ही में अभी जो है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो चलाई गई थी वह भी तेजस के नाम से चलाई गई थी, जो कि नई दिल्ली टू लखनऊ के बीच में पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, संपन्न हुआ था कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्ताना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, चीन। और 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ वह 2019 13 से 14 नवंबर 2019 में ब्राज़ील में हुआ था। तो यह भी याद रखिएगा, जो अभी हाल ही में हुआ 11वां ब्रिक्स सम्मेलन वह ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में संपन्न हुआ है। कौन से क्रम का है? तो 11वां। अगला क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी की गई सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर जो था वह था गोंडा को। और 2020 में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2016 के सरस्वती सम्मान से जो सम्मानित किया गया था महाबलेश्वर सैल को किया गया था। और 2019 में जो 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है वह वासुदेव मोहे को दिया गया था, वासुदेव मोहे को। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, फैमिली प्लानिंग, एम्पावरिंग पीपुल और डेवलपिंग नेशंस। तो 2017 में विश्व जनसंख्या दिवस की जो है थीम थी। और विश्व जनसंख्या दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाले वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल में। और अगला क्वेश्चन है, जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, के कस्तूरी रंजन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, के श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वांग रूप से सर्वाधिक प्रसन्न है? तो इसका सही जो आंसर था वह ऑप्शन डी था, नॉर्वे 2017 में सर्वाधिक प्रसन्न देश था। और 2020 में भी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत का इसमें स्थान 144वां है
और 2019 में भारत का स्थान कितना था, तो 140वां था 2019 में, और 2020 में 144वां स्थान है भारत का विश्व प्रसन्नता सूचकांक में। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2017-18 के संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्यात निष्पादन सम्मिलित नहीं था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य शांति वार्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2017 में निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस में। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी था, 1995 में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपेनहेगन में। 6 से 12 मार्च 1995 के मध्य कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में है, में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और अंतिम प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, जिसको MIC शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। यह घटना 3 दिसंबर 1984 को भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में, यूनियन कार्बाइड प्लांट में हुआ था। तो डेट आप याद रखना है, पूछा जाता है कभी कोई डेट पूछ लिया था कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को। और कौन सी गैस की रिसाव हुई थी, तो MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की रिसाव के कारण। तो दोस्तों जो है ये था 2017 UPPCS का सॉल्व पेपर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।